हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेटा मोशन इन 1D 2D एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन से। तो एक चीज़ देखो आप कि हमारे पास एक पार्टिकल है और वो यहाँ पे है और उसने जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक और वो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा। तो ये एक्चुअली एक डायमेंशन को फॉलो कर रहा है, ना ये लेफ्ट में जा रहा है ना ये राइट में जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। ऐसे वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे वाले मोशन को बोलेंगे 1 डायमेंशन या 1D मोशन। एक और चीज देखते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक्सिस है, एक पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस में जाता है, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। ये मोशन कौन सा है? 1D। एक और पार्टिकल ओनली अलोंग वाई एक्सिस जाता है, ये भी कौन सा मोशन हो गया? 1D। अब फिर कई बार होता है कि एक पार्टिकल बीच में जा रहा होता है यहां पे, तो बच्चों को डाउट हो जाता है। बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये तो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। ध्यान से देखा जाए तो जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो इसमें एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि सर ये 1D है कि 2D है? आंसर आएगा ये 1D है। 1D क्यों है? क्योंकि नो डाउट ये पूरे के पूरे प्लेन में जा रहा है, ना ये एक्स में जा रहा है ना ये वाई में जा रहा है, बट जा तो किसी एक डायरेक्शन में रहा है ना। मतलब इट कैन बी एनी डायरेक्शन बट इट इज जस्ट सिंगल डायरेक्शन, इट इज नॉट डेविएटिंग। अगर ये पार्टिकल हल्का सा लेफ्ट में डेविएट होता या राइट में डेविएट होता तो हम बोल सकते थे कि ये 2D मोशन है। मतलब पार्टिकल जाते जाते ऐसे डेविएट हो जाता या जाते जाते ऐसे डेविएट होता तब 2D होता, बट ये जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम इसको 1D मोशन कहेंगे। सो अकेले एक्स में जाना 1D है, अकेले वाई में जाना 1D है, अकेले जेड में जाना भी 1 डायमेंशन मोशन है, लेकिन किसी एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन में जाना भी 1D मोशन है। ये 2D मोशन की कैटेगरी में नहीं आता। मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। आपके पास पेन है, आप उस पेन को ड्रॉप करो धीरे से, और जैसे तुम पेन को ड्रॉप करोगे ये किधर को भागेगा? वो सेम नीचे के डायरेक्शन में भागेगा और तुम देखोगे वो एक लाइन में जा रहा होगा। सो व्हेन पेन इज ड्रॉप्ड इट फॉल्स वर्टिकली डाउन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी बॉडीज को कहां पे खींच रही है? नीचे की तरफ खींच रही है। जब नीचे खींच रही है तो पेन कहां जाएगा? वो सीधा एक डायरेक्शन में भाग रहा होगा, ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा। और ऐसे वाले मोशन को क्या बोलेंगे हम? 1D मोशन बोलेंगे। तो कुछ और बातें हम बोल सकते हैं। हम बोलेंगे 1D मोशन कौन सा मोशन होता है? एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहता है, दैट्स कॉल्ड 1D मोशन। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि मान लो हमारे पास ये पार्टिकल है और इसकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में, और इस टाइम पे लगने वाला फोर्स है 0। मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई धक्का नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा और मोशन कौन सा होगा? 1D। एक चीज क्लियर है? दूसरी चीज सुनो, अब की बारी हमारे पास पार्टिकल है जिसके पास कुछ स्पीड है और पार्टिकल पे फोर्स भी लग रहा है, लेकिन फोर्स कहां पे लग रहा है? उसी डायरेक्शन में लग रहा है जहां पे स्पीड है। ऐसा मोशन भी 1D मोशन होगा। मैं बताने की क्या ट्राई कर रहा हूं, या तो पार्टिकल पे कोई फोर्स लगे ही ना, लेकिन अगर फोर्स लगे तो कौन से डायरेक्शन में लगे? स्पीड के डायरेक्शन में। इट कैन बी इन सेम डायरेक्शन, इट कैन बी इन ऑपोजिट एज वेल। मतलब आप मान के चलो कि पार्टिकल की स्पीड इधर है और फोर्स कहां पे लग रहा है? पीछे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तब भी ये 1D मोशन होगा। हाँ, ऐसे वाला फोर्स एक्सेलरेशन का काम नहीं करेगा। किसका काम करेगा? रिटार्डेशन का काम करेगा। बट फिर भी मोशन कैसा रहेगा? मोशन 1D होगा। सो जो ऊपर वाला मोशन है ये भी 1D है, जो नीचे वाला मोशन है ये भी कौन सा है? ये भी 1D मोशन होगा। ये वाला मोशन भी कौन सा होगा? 1D होगा। जो एग्जाम्पल मैंने आपको ग्रेविटी का लिया उसमें क्या होता है? हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप करा, ग्रेविटी कहां पे काम कर रही है? नीचे। और पार्टिकल की थोड़ी देर बाद जो वेलोसिटी आएगी वो भी कहां पे आएगी? नीचे आएगी। और दोनों की डायरेक्शन कहां पे होंगी? सेम डायरेक्शन में होंगी। मोशन कैसा होगा? ये मोशन भी 1D होगा। आपको क्लियर हो गया? सो सिंपल सी लैंग्वेज है, 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा मोशन होगा? एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। अगर कोई आपसे पूछे और एक लाइन में आप लिख पाओ तो तुम क्या बोलोगे? If any particle does not change its direction of velocity during motion, then motion is called 1-dimensional motion. I hope clear हो गया होगा, sorted. अभी हम बात करते हैं 2D मोशन। 2-dimensional मोशन क्या चीज है? आप इमेजिन करो कि तुम यहां पे रूफ टॉप पे हो, छत के ऊपर खड़े हो, ये छत के ऊपर है और हमने पार्टिकल को ड्रॉप करा। किधर को गिरेगा? बिल्कुल नीचे गिरेगा। मोशन कौन सा हो गया था? मोशन 1D। सपोज करो हम एक टावर के ऊपर है, ध्यान से देखना, ये टावर है, ये ग्राउंड है और तुम यहां ऊपर खड़े हो। तुमने एक बॉडी को सीधा फेंका ऐसे इस डायरेक्शन में। अब देखो, तुमने पार्टिकल को फेंका तो राइट डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटी कहां पे काम कर रही है? ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में काम कर रही है।
क्या ग्रेविटी पार्टिकल को सीधा जाने देगी? तो आंसर आएगा नहीं, ग्रेविटी पार्टिकल को खींचने की ट्राई करेगी। तो इस प्रोसेस में पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से हल्का सा नीचे को आएगा। और मोशन कैसा होगा? आपको बताऊं, फिजिक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि इसका डेमो हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। आपके हाथ में कोई भी बॉडी अनब्रेकेबल हो, जो टूटने वाली ना हो, और तुम अभी जहां भी बैठे हो वहां से बॉडी को हॉरिजॉन्टली सीधा फेंको, तुम पाओगे जैसा इसका पाथ मैं दिखा रहा हूं एग्जैक्टली वो सेम पाथ को फॉलो करेगा। और ये मोशन 1D नहीं होगा। 1D क्यों नहीं है? क्योंकि इस मोशन में दो मोशन हो रहे हैं। देखो यहां पे है ना पार्टिकल, ये इधर जाने की कोशिश भी कर रहा है और ये नीचे को जाने की कोशिश भी कर रहा है, तभी तो ऐसा गिवन पाथ आ रहा है। इसका मतलब इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन है। मोशन इस वाले डायरेक्शन में भी हो रहा है और मोशन साथ साथ में इस वाले डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम इस वाले मोशन को क्या बोल रहे हैं? 1 डायमेंशन मोशन। इस मोशन की क्या खास बात है? इसमें एक्सेलरेशन या फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं दोबारा समझाता हूं, ये हमारे पास पार्टिकल है, सपोज करो इसकी वेलोसिटी या स्पीड इधर होती और फोर्स भी इधर होता, मैंने जो पहले आपको समझाया था, तो मोशन कैसा होता? 1D। लेकिन सपोज करो स्पीड तो इधर को है, पार्टिकल भाग इधर रहा है और फोर्स कहां पे लग रहा है? फोर्स लग रहा है इधर को। अब पार्टिकल का मोशन कौन सा होगा बेटा? ये 2D होगा। डिफरेंट समझ लेते हैं। सपोज करो स्पीड की डायरेक्शन यहां पे और फोर्स कहीं भी लग रहा है, लेट्स से फोर्स यहां लग रहा है। इस वाले केस में भी पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। ये वाला मोशन भी कौन सा होगा? 2D होगा। तो हम एक लाइन में क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, जगह का मैं ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर नॉट सेम, देन मोशन को कैसे बोलेंगे हम? मोशन इज 2D। ये 3D भी हो सकता है, बट कम से कम ये 1D नहीं होगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये मोशन कैसा होगा? 2D में आएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करें 3D की। 3D मोशन कैसा होगा? 3D मोशन होगा जैसे आप इमेजिन करो कि ये हमारे पास एक कार है, ये हमारे पास एक कार है, सुंदर सी कार है, और ये कार की विंडो है। देखो ये कार की विंडो है और इस कार की कुछ हाइट होगी, ये हाइट है। कार सपोज करो इस वाले डायरेक्शन में भाग रही है किसी वेलोसिटी से, इट इज रनिंग विद सम वेलोसिटी। अगर तुम एक काम करो, तुम इस विंडो में से एक पार्टिकल को निकालो और कार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंको। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? कार सपोज जा रही है ईस्ट में, कार ईस्ट में जा रही है और तुम पार्टिकल को नॉर्थ डायरेक्शन में फेंको। तो जब तुम इस वाले पार्टिकल को कार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकोगे तो पार्टिकल पे 3 मोशन होंगे। कौन से? उस पार्टिकल को, सिंस ये कार में से थ्रो कराए और कार ऑलरेडी भाग रही है किसी वेलोसिटी से, न्यूटन के लॉ के हिसाब से तुम किसी भी चीज को फेंकोगे, जिस बॉडी में से फेंकोगे वो ऑलरेडी रन कर रही है, तो उस पर्टिकुलर बॉडी पे भी एक वेलोसिटी आ जाएगी। कार ईस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है, तो इस वाले पार्टिकल पे ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी तो होगी। साथ साथ में ग्रेविटी कहां पे काम कर रहा है? ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है। और साथ में नॉर्थ डायरेक्शन में भी पार्टिकल में वेलोसिटी होगी। जब नॉर्थ डायरेक्शन में वेलोसिटी शो करेगा तो पार्टिकल के पास 3 वेलोसिटी होगी, ईस्ट में भी और नॉर्थ में भी और वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके हिसाब से हम बोलेंगे इसमें 3 अलग अलग तरह के मोशन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल आप सोचो 3D का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? फ्लाई, कोई भी फ्लाई उड़ रही है। हमारे रूम में मॉस्किटो है ना, फ्लाई उड़ रही है, मक्खी उड़ रही है। सबसे अच्छी बात कर सकते हैं हम काइट की बात। काइट फ्लाई करती है। काइट कैसे फ्लाई करती होगी? काइट एक्स में भी जा रही है, काइट वाई में भी जा रही है और ऊपर को भी उठ रही है, और वो रैंडमली भाग रही है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है। तो ऐसी चीजें जो 3D में ओपन स्पेस में भाग रही होती है, उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? उनको हम 3 डायमेंशनल मोशन के नाम से जानते हैं। तो 1D के केस में हम बोलते हैं पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ये 1D हो गया। 2D के केस में हम जानते हैं कि पार्टिकल एक प्लेन में जा रहा है। प्लेन में जाने का मतलब हुआ वो ऐसे ऐसे रैंडमली कहीं भी जा रहा है, ये क्या हो गया? 2D। और 3D दिखाने की ट्राई करें तो हम एक ज्योमेट्री बना सकते हैं 3 डायमेंशनल, जैसे ये बॉक्स है, दिस बॉक्स इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सपोज करो पार्टिकल ओरिजिन से चलता है और किधर? केवल एक्स में जाएगा तो 1D है, केवल वाई में जाएगा, केवल जेड में जाएगा तो 1D है। लेकिन अगर रैंडमली भागेगा, रैंडमली मतलब ऐसे किसी भी डायरेक्शन में भागेगा, मान लो ऐसे ऐसे भाग रहा है, कैन यू सी? इस वाले मोशन में 1D भी मतलब एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है और
जेड में भी हो रहा है, तो मोशन कौन सा होगा बेटा? 3D होगा। इसका मतलब एक लाइन में अगर कोई समझाया कि 3 डायमेंशनल मोशन को समझाओ तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे एनी मोशन इन विच पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट अलोंग ऑल 3 डायरेक्शंस, अलोंग ऑल 3 डायरेक्शंस, देन मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। सो अभी हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे मोशन के टाइप कौन से 1D 2D एंड 3D। अब हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि हमारे पास एक पार्टिकल होगा यहां पे और ये ऐसे डायरेक्शन में भाग रहा होगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम मोशन की बात करेंगे तो हमें क्या क्या बोलना पड़ेगा? मोशन में हमें बोलना पड़ेगा कि पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको ऑलरेडी समझ में आता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, पोजीशन मतलब पहले कौन सी जगह पे था, आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, पार्टिकल ने कितना टाइम लिया हुआ उस पर्टिकुलर जर्नी में। सो जब हम कभी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो हमें इतनी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब और डिफाइन करना पड़ेगा कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितनी वेलोसिटी है, क्या पोजीशन है, कितना टाइम लग रहा है, इन सारी चीज़ों की हमें बात करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। हम कुछ ऐसे एग्जामिन करते हैं कि सपोज करो एक पार्टिकल यहां से चलता है। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, टाइम काउंटिंग कहां से करते हैं? टाइम मैं बहुत बार बोलूंगा आपसे, जीरो टाइम। जीरो टाइम का क्या मतलब हुआ? जब से हम कैलकुलेशन को देखना शुरू करते हैं, ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड एक्चुअली जीरो टाइम। तो एक पार्टिकल सपोज करो यहां से चलना शुरू करता है और हमने अभी अभी टाइम को काउंट करना शुरू करा, तो ये टाइम हो गया जीरो टाइम। सपोज करो अभी बज रहे हैं 10, ये 10 AM हो रहा है, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन कब शुरू करा? ऑब्जर्वेशन हमने अभी अभी देखना शुरू करा, तो हम इसको 10 AM नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? जीरो टाइम। सपोज करो पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है ना, ऐसे कुछ जा रहा है। कुछ देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच जाता है इधर, और टाइम हो जाता है कुछ T1। और पार्टिकल कितना मूव कर जाता है? पार्टिकल मूव कर जाता है सपोज x1। फिर कुछ देर बाद पार्टिकल यहां पे पहुंच जाता है, यहां कितने टाइम में पहुंचता है? यहां पहुंचता है T2 टाइम के बाद, और कितना मूव कर जाता है? ये मूव कर जाता है x2। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें कि A से लेके B की तरफ, A से लेके B के बीच में क्या हुआ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम A to B, A to B पार्टिकल में कितना पोजीशन में चेंज हुआ। तो A पे हम जब थे तो हम यहां पे थे, और B पे पहुंच गए तो हम यहां पहुंच गए, तो पोजीशन में कितना चेंज हुआ? पोजीशन में चेंज हुआ x2 माइनस x1। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम A to B, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इक्वल टू x2 माइनस x1। अच्छा कितना टाइम लगा है? टाइम कितना लगा? जब हम A पे थे तो कितना टाइम हो चुका था ऑलरेडी? T1। और जब हम B पे हैं तो कितना टाइम हो चुका है? T2। तो बेसिकली अगर हम A से लेके B की बात करें तो टाइम इज हाउ मच? T2 माइनस T1। ये A से लेके B के बीच का टाइम है। क्लियर हो गया? तो हम ऐसे इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पार्टिकल कहां से शुरू हुआ, फिर वो कहां जा रहा है, एंड आगे की कैलकुलेशन हो जाती है हिसाब से। अभी हम देखते हैं इसी मोशन स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट ऑफ टाइम। सो मैं यहां पे लिख देता हूं कंसेप्ट ऑफ टाइम। अब ये कौन सा कंसेप्ट आ गया? ये कंसेप्ट ये है कि सपोज करो हमने यहां से चलना शुरू करा था, और जहां से हमने चलना शुरू करा उसको हमने क्या बोल दिया? T=0, और पार्टिकल आगे चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अगर हम इसको मान लेते हैं लेट से O, इसको हम A, इसको B और इसको C। अगर हम O to A to B to C की बात करें, मतलब O से A की बात करें, फिर B की बात करें, फिर C की बात करें, तो टाइम हमने यहां पे कौन सा टाइम अज्यूम करा हुआ था? जीरो टाइम। अगर हम इसके आगे 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 की बात करते जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो टाइम है तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे कुछ होगा ना, बढ़ता जाएगा। तो अगर हम O to A to B to C बात करें तो टाइम हमेशा कैसा लेंगे हम? तो आप बोल सकते हैं टाइम विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि जीरो के बाद से हमने स्टार्ट करा था। क्लियर हुआ? तो हम दोबारा से बना लेते हैं सेम डायग्राम को जो मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रहा था। तो सपोज करो हमारे पास ये स्टार्टिंग वाला O पॉइंट था, और हम यहां से लेके यहां तक की बात करें, ये O था, इट वॉज एंड में मैंने C बनाया था। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कि Q की बात करें, Q,
तो अब तुम क्यू की बात करोगे, तुम क्या बोलोगे, ये क्यू कहां से आ गया? तो कई बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक कार होती है, ध्यान से समझना, हमारे पास एक कार होती है जो ऑलरेडी बहुत पहले से चलती जा रही, बहुत पहले से आ रही, पता नहीं कहां से आ रही थी, बट वो हमारे सामने से निकली ऐसे, अभी अभी हमारे सामने से निकली और इसकी स्पीड कुछ थी, इस स्पीड को हमने बोल दिया यू, इसकी स्पीड यू थी। लेकिन जब वो हमारे सामने से निकली तो हमने टाइम का कैलकुलेशन शुरू करा, मैंने क्या बोल दिया, टाइम स्टार्ट्स। टाइम स्टार्ट्स का ये मतलब नहीं है कि कार अभी स्टार्ट हो रही, कार पहले से चलते आ रही थी बैक साइड से, लेकिन टाइम हमने अभी अभी शुरू करा। जब टाइम स्टार्ट बोला हमने तो हम इसको क्या बोल देंगे, टी इक्वल टू 0। और इस आगे वाले टाइम को क्या बोलेंगे, आगे वाले टाइम को बोलेंगे मोर देन 0 या पॉजिटिव टाइम। लेकिन कोई बोले कि क्यू पे कब थी, व्हेन वॉज एट क्यू, माइंड करना, ध्यान से देखना, व्हेन वॉज एट क्यू, तो तुम क्या बोलोगे, इट वॉज एट क्यू एट सम नेगेटिव टाइम, एट सम नेगेटिव टाइम। सी, बहुत बार जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होगा कि नेगेटिव टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, क्लियर है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। वो कंसेप्ट कब सही होगा, जब पार्टिकल जहां से चलना शुरू कर रहा है, अगर हम इसके बाद वाली, इफ वी टॉक अबाउट फर्दर मोर एंड मोर टाइम, देन इट विल नेवर बी नेगेटिव। लेकिन अगर हम इस इंस्टांस से, इस पर्टिकुलर मोमेंट से पहले की बात कर रहे होते हैं तो टाइम कैन बी टेकन एज नेगेटिव। सो पार्टिकल अभी ओ पे है, भाग रहा है, लेकिन ओ से शुरू तो नहीं हुआ ना, शुरू तो पता नहीं पहले से चल के आ रहा था, बहुत पहले से चल के आ रहा था, तो क्यू पे कभी ना कभी तो था, लेकिन वो कब था, वो इस टाइम से पहले था। और इस वाले टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले टाइम को तो हम 0 बोल रहे हैं, 0 से पहले क्या होगा, नेगेटिव। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, इट वॉज एट क्यू एट सम नेगेटिव टाइम। इस वाले को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम। मैं थोड़ा सा और समझाता हूं, दोबारा सेम चीज बनाता हूं। अगर मान लो ये ओ है और इसको हम टी इक्वल टू 0 मान रहे हैं, तो पार्टिकल जैसे जैसे आगे जा रहा है, यहां वाले टाइम को हम पॉजिटिव बोलने वाले हैं। अगर हम इससे ठीक पहले की बात करेंगे, यहां कहीं की बात करेंगे, तो इसको हम टाइम नेगेटिव लेने वाले हैं। इसी तरह से पोजीशन भी होता है, तो मैं यहां पे एक लाइन और लिख सकता हूं, कंसेप्ट ऑफ पोजीशन। अभी हम कंसेप्ट ऑफ टाइम की बात कर रहे थे ना बेटा, अब हम कंसेप्ट ऑफ कौन सा बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ पोजीशन बात करेंगे। ये तुम कैसे बात करोगे, तुम बोलोगे देखो सर, एक पार्टिकल ऐसे चल रहा था, कहीं पे चलते जा रहा था, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, मान के चलना। एक और बात, पार्टिकल जहां से शुरू होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। मान लेते हैं वर्ड यूज करा मैंने, ये ओरिजिन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट ओरिजिन का तो किसी को नहीं पता कि ओरिजिनेट कहां से हुआ था। जहां से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको हमने ओरिजिन मान लिया। परफेक्ट, इसको मैंने क्या बोल दिया, अल्टीमेटली 0,0,0 मान लिया। अब पार्टिकल जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, वो यहां पहुंचा, तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पोजीशन। पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि इन जनरल हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, राइट को पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बोल दिया। लेकिन अगर सपोज करो कि पार्टिकल यहां से चला, या तो यहां से आगे जाने के बाद, फिर लौटने के बाद, फिर यहां चला जाए, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल है कि नेगेटिव पोटेंशियल, सॉरी पॉजिटिव पोजीशन होगी कि नेगेटिव पोजीशन होगी। तो आप आंसर दोगे सर नेगेटिव पोजीशन होगी। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो यहां से चले, पहले राइट में जाए, फिर बाद में दोबारा से किसी वजह से लेफ्ट में चला जाए, तब भी नेगेटिव पोजीशन होगी, या फिर यहां से शुरू हुआ था ना, बट यहां से शुरू होने से पहले ये यहां पे था, तब भी हम इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव पोजीशन। इन शॉर्ट, इफ पार्टिकल सम टाइम सम डे लाइज टूवर्ड्स दीज पॉइंट्स, अगर कभी ना कभी पार्टिकल जब यहां लाई करेगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव पोजीशन, और जब कहीं यहां लाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव पोजीशन। एक और बात बताऊं, अगर पार्टिकल लौट के घूम फिर के दोबारा यहीं पे आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जीरो पोजीशन। तो मैं आपको 3 अलग अलग केस बता सकता हूं। पहला केस आएगा पॉजिटिव पोजीशन। ये कब होगी, हमारा पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, इसको हमने ओरिजिन बोला, और जब पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया तो ये कौन सी पोजीशन है, पॉजिटिव है। अगला हम बोल सकते हैं नेगेटिव पोजीशन, और नेगेटिव पोजीशन कौन सा होगा, हमारा पार्टिकल यहां से चला था, पता नहीं आगे गया नहीं गया, लौट के कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। जब वो यहां पहुंचा तो ऐसी वाली पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव पोजीशन बोलेंगे। जीरो पोजीशन कौन सी होगी, आप बोलोगे व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड फाइनली रिटर्न्स बैक टू सेम पॉइंट, दैट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा, जीरो पोजीशन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने समझाया कि टाइम जीरो भी हो सकता है, टाइम पॉजिटिव भी हो सकता है, टाइम नेगेटिव भी हो सकता है।
पोजीशन जीरो भी हो सकती है, पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकती है, पोजीशन नेगेटिव भी हो सकती है कि हम कैलकुलेशन किस हिसाब से कर रहे हैं। आई थिंक समझ आ गया। हम कौन सा वाला मोशन देख रहे थे अभी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे कि जब वो पार्टिकल सीधा चलेगा तो ये इन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशन टाइम टू टाइम होता रहेगा हमारे टॉपिक में, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है बेटा, हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है? तो स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए अगर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम उनको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। आप बोलोगे सर आंसर बताओ। जैसे मास, एग्जाम्पल मास। आपने कभी सुना है कि हम किसी शॉप पे जाएं और हम उससे कहें कि एक केजी लड्डू दे दो, 1 केजी लड्डू, और फिर उससे बोलें कि एक काम करो 1 केजी लड्डू ईस्ट डायरेक्शन में दे दो? मेक सेंस? एक्चुअली नहीं, सेंस नहीं बनता। तुमने कभी किसी से पूछा कि कितना टाइम हुआ? वो कहेगा सर अभी 1 o'clock हो गया। 1 o'clock ईस्ट डायरेक्शन में कि नॉर्थ डायरेक्शन में? इसका कोई सेंस नहीं बनता। सो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को समझाने के लिए मास, टाइम, लेंथ, एरिया, या एरिया भी हम छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना, वॉल्यूम, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको समझाने के लिए हमें डायरेक्शन का डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता। बिना डायरेक्शन का डिस्क्रिप्शन दिए भी हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को बड़े आराम से समझा सकते हैं। ऐसी वाली क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा? हम स्केलर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऑन दी अदर हैंड ये हमारा एक चैप्टर है आगे जाके वेक्टर्स के नाम से, वहाँ स्केलर वेक्टर के बारे में बहुत सारा पढ़ने वाले हम, बहुत सारा। अभी हम बहुत सारा नहीं पढ़ रहे, अभी बस थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं जिससे हमें चीज़ क्लियर हो जाए। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन का बताना अर्जेंट अनिवार्य है। अगर तुम डायरेक्शन नहीं बताते तो तुम उन फिजिकल क्वांटिटी को समझा नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में? हम ऐसे लिखेंगे, टू describe these quantities, direction is required. Direction is required. अब डायरेक्शन रिक्वायर्ड का क्या मतलब हुआ बेटा? डायरेक्शन रिक्वायर्ड का मतलब हुआ कि जैसे मैं आपको क्लियर करूं तो ऐसे समझो कि कोई हमसे बोलता है कि एक बॉडी है, देखो ये एक बॉडी है, और कोई आपसे बोलता है एक बॉडी है, हमने इस पर फोर्स लगाया तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ। इज इट कंप्लीट डेफिनेशन और इसमें कुछ अभी इनकम्प्लीशन है? ये इसमें इनकम्प्लीशन है। जैसे किसी ने बोला हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कितना फोर्स लगाया? वो कहेगा 10 न्यूटन। फिर तुम क्या बोलोगे? किस डायरेक्शन में लगाया? डायरेक्शन बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे बॉडी ने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाना है। अगर हम बॉडी पे फोर्स ऊपर को लगाएंगे तो बॉडी कहाँ उठेगी? ऊपर को उठेगी। और बॉडी पे फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो कहाँ जाएगी? ईस्ट में जाएगी। डिस्प्लेस भी कहाँ होगी? ईस्ट में होगी। वेलोसिटी भी कहाँ पे आएगी? ईस्ट में आएगी। इसका मतलब हुआ अगर हमें ये फोर्स समझाना है तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। तो ऊपर क्या लिखा मैंने? टू डिस्क्राइब दीज क्वांटिटीज डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। डायरेक्शन बताना पड़ेगा। जैसे फोर्स, जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना। ये बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल या वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर वेक्टर के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे मोशन वाले चैप्टर में हल्का सा कहीं ना कहीं पे इन चीजों का यूज होगा। सो इट वॉज अबाउट स्केलर एंड वेक्टर। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। मोशन की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या चीज है? तो ऐसे देखते हैं कि ऐसे देखते हैं कि हम लोग रहते हैं लुधियाना में, L फॉर लुधियाना।
और हम मनाली घूमने जाते हैं, एम फॉर मनाली, बस सही है। तो रोड बिल्कुल सीधा जाता है, हमारी कंट्री में तो कम से कम नहीं जाता, और कहीं जाता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सीधा बिल्कुल सीधा हमारी कंट्री में तो नहीं जाता। तो फिर कैसे जाता है? तो मनाली तक रोड जाता है, पहले हम पता नहीं यहाँ से कहीं पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हम उल्टा टर्न लगाते हैं, फिर रोड ऐसे जाता है, फिर हिल एरिया में से जाते 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 फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे 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 वाह पहुँच गए मनाली, है ना, हम ऐसे पहुँचे। तो कोई हमसे बोले कि यार डिस्टेंस क्या चीज़ है? डिस्टेंस है, हमने कार को शुरू करा यहाँ से और हमारे कार के स्पीडोमीटर में रीडिंग आ रही थी कि हमारे कार की इनिशियल रीडिंग थी, समझना ध्यान से, हमारे कार की इनिशियल रीडिंग थी कोई 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर थी। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारे कार में रीडिंग हो गई कोई 950 किलोमीटर रफली, ट्रू डेटा नहीं है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, 950 किलोमीटर हो गई। तो मैंने किसी से पूछा यार हमारी कार कितना चल के आई है, हाउ मच डिस्टेंस और हाउ मच पाथ कार हैज़ ट्रेवल्ड, ऐसे ही बोलोगे ना। तो वो बोलेगा सर एक काम करते हैं, दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। तो हमारी कार कितना मूव करी है? हमारी कार मूव करी है 950 माइनस 550 इक्वल टू हाउ मच? 400 किलोमीटर। व्हाट इज दैट 400 किलोमीटर? तो कोई बोलेगा सर ये रास्ते की लंबाई है, रास्ते की लंबाई है। और रास्ते की लंबाई का मतलब क्या हुआ बेटा? रास्ते की लंबाई ये है या ये जिग 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 ये है, ये जो जिगजैग सा बना हुआ है ये है, मतलब हम जो एक्चुअली मूव करे हैं ये वो है। इसी चीज का नाम क्या है? इसी चीज का नाम है डिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज टोटल, क्या टोटल? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, मतलब बॉडी ने जितना टोटल रास्ते की लंबाई को कवर करा उसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस देते हैं। क्या इसकी कोई डायरेक्शन हो सकती है? इसकी डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, कारण कार तो पता नहीं कभी कहीं जा रही, देखो ना, कभी कार ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन को थोड़ी फॉलो कर रहा है, ये तो हजारों डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। कभी कार का हेड ईस्ट में था, कभी वेस्ट में हो गया, कभी नॉर्थ में हो गया, कभी साउथ में हो गया, कभी हिल के ऊपर को चढ़ रहा था, कभी कार नीचे को उतर रही थी। इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, और जिसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती हम क्या बोलेंगे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी समझाया ना आपको स्केलर वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट किसकी यूनिट होगी? डिस्टेंस की यूनिट होगी। और एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या आती है? वो मीटर में आती है। सो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा डिस्टेंस, और इसको हमने क्या बोला? इट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ऐसा करते हैं हम, कुछ और बातें करते हैं। हमारी कार यहां से शुरू हुई, उसको क्या बोलेंगे? जीरो टाइम। और फिर कार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे पहुंच गई। अच्छा, T1 टाइम के बाद कितना हो गया टाइम? T1 टाइम के बाद ये डिस्टेंस ट्रेवल कर गई S1, और T2 टाइम बाद हम यहां पहुंच गए। और टोटल डिस्टेंस कैसे समझाएंगे हम? टोटल डिस्टेंस ऐसे समझाएंगे, यहां से शुरू हुआ और ऐसे 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 और ऐसे, और डिस्टेंस चल गया S2। ठीक हो गया? कोई हमसे पूछता है कि डिस्टेंस इन टाइम T1 इक्वल टू, क्या लाइन बोलोगे? S1। डिस्टेंस इन टाइम T1 कितना हुआ बेटा? T1 टाइम में कितना डिस्टेंस चला? ध्यान से देख लो, S1। आगे कोई हमसे पूछे कि डिस्टेंस इन टाइम T2 इक्वल टू क्या आएगा? S2। अब कोई दोबारा हमसे पूछे कि बताओ डिस्टेंस बिटवीन टाइम T1 एंड T2। बेटा समझो, कोई हमसे बोले डिस्टेंस बिटवीन टाइम T1 एंड T2, इसका क्या मतलब है? T1 और T2 टाइम के बीच का डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बताना? टोटल कितना था? S2। पहले वाला कितना था? S1। तो इसके बीच का कितना आएगा? सोचो, इसके बीच का आएगा S2। डिस्टेंस बिटवीन टाइम T1 एंड T2 इज, क्या बोलेंगे हम? S2 माइनस S1।
ऐसे निकालते होते हैं हम डिस्टेंस जब हमसे अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग टाइम की बात करी जाए तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कितना समझ आता है। तो आप सपोज करो कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करता है और वो पार्टिकल पहले इधर जाता है, फिर वो इधर जाता है, फिर वो ऐसे जाता है, ऐसे यहां पहुंच गया, मतलब ए से स्टार्ट करा और बी तक पहुंच गया। पहले वो चलता है 10 मीटर, फिर वो चलता है 20 मीटर, फिर वो चलता है 30 मीटर। और कोई तुमसे कहता है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस, फाइंड टोटल डिस्टेंस। तो क्या आंसर दोगे तुम बोलोगे सर अभी यार बताते हैं आंसर। पहले हमारा पार्टिकल कितना मूव करा, 10 मीटर, उसके बाद 20, उसके बाद 30, टोटल कितना, लेंथ ऑफ पाथ निकालना, लेंथ ऑफ पाथ, तो वो आएगा कितना, 10, 20 एंड 30। आंसर कम्स आउट कितने मीटर, 60 मीटर। तो हमारी कार टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने के बराबर, सॉरी हमारा पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलता है, 60 मीटर के बराबर। अच्छा ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ऐसे। एक पार्टिकल यहां से शुरू होता है, मैंने बार बार बोला जब शुरू होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, t=0, और इसको हम बोलते हैं a, और फिर वो चलते चलते पहुंच जाता है b पे, और फिर कुछ देर में पहुंच जाता है c पे, और कुछ देर में पहुंच जाता है d पे, और फिर से पहुंच जाता है a पे। और कोई हमसे बोलता है डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम a to b, a to c, a to d एंड a to a। आपको समझ आया मैंने कितने पार्ट दे दिए आपको, मैंने आपको 4 पार्ट दे दिया। आपने डिस्टेंस बताना है a to b, a to c, a to d और a to a। एक चीज सोचो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसकी रेडियस मैंने आपको दी नहीं, तो एक काम करते हैं हम इसको r बोल देते हैं ना, इजी रहेगा, r के फॉर्म में आंसर निकालते हैं। इसका रेडियस r है। क्या हम अच्छे से जानते हैं कि सर्कमफेरेंस 2πr होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये सर्कल का कितना पार्ट है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये उसका 1/4 होगा। तो अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, सॉल्यूशन, और हम बात करते हैं a to b, a से लेके b तक में बेटा डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा 2πr डिवाइडेड बाय 4। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पूरा सर्कमफेरेंस का लेंथ है 2πr और ये उसका क्या है, ये उसका 1/4 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, πr डिवाइड बाय 2। अगर हम बात करते हैं a to c, तो डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू आएगा πr क्यों, क्योंकि टोटल सर्कल का कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। ऐसे अगर हम बात करते हैं a to d, अगर हम a to d बात करेंगे तो कितना आएगा, ये पूरे सर्कल का 3/4 आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 ऑफ 2πr। क्लियर हो गया, आप सिंप्लीफाई कर लो इसको तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 πr। डन हो गया। अगर हम बात करें a to a, मतलब a से चला और दोबारा a पे आ गया, बेटा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस आएगा 2πr, क्योंकि हम जहां से चले थे वहीं आए, इसका मतलब हमने पूरी एक सर्कमफेरेंस को कवर कर लिया। आई बिलीव समझ आ रहा होगा। इट वॉज अबाउट डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस होता है। अभी अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो तुम ऐसे समझो कि हम दोबारा सेम एग्जाम्पल को लेते हैं, ये लुधियाना और ये मनाली। रोड से जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, रोड से जाएंगे तो हम ऐसे 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 तो कुछ भी जाते जाते ऐसे जाएंगे। सपोज करो कि हम बहुत रिच हैं और हमारे पास एक चॉपर है, अच्छा सा हेलीकॉप्टर है, और हमने हेलीकॉप्टर से जाना है एल से, लुधियाना से लेके मनाली तक। तो कैसे जाओगे, हेलीकॉप्टर रोड के ऊपर चलता है ऐसे जिग 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 करते जाएगा, या वो लुधियाना में हम कहीं पे उसको रुका हुआ होगा और वो यहाँ से अपने आप को लिफ्ट करेगा हवा में, और उसके बाद कैसे करेगा, घूम फिर के जाएगा कि सीधा जाएगा, वो बिल्कुल सीधा जाएगा। हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो सीधा जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेस। एक्चुअली अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेस मतलब प्लेस से डिस्टर्ब होना। तुम पहले किस प्लेस पे थे, तुम पहले एल प्लेस पे थे, अब तुम किस प्लेस पे पहुंच गए, एम प्लेस पे। इस वाले कम्युनिकेशन में हम पाथ की बात नहीं कर रहे, केवल प्लेसेस की बात कर रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट प्लेसेस, डिस्प्लेसमेंट इज टॉकिंग अबाउट प्लेसेस। हम पहले कहां थे
और अब हम कहां पे हैं। तो कोई तुमसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, तो तुम एक लाइन में सिंपल लिख सकते हो। तुम कह सकते हो कि इट इज शॉर्टेस्ट बिटवीन टू प्लेसेस। सिंपल लैंग्वेज में लिखा मैंने, इट इज शॉर्टेस्ट बिटवीन टू प्लेसेस। हाँ, अगर स्कूल एग्जाम में आ जाता है लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, इट इज, आप लिख लो पेन उठा के, इट इज द सेपरेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशंस ऑफ पार्टिकल। हम फाइनली कहां पे हैं और हम इनिशियली कहां पे थे, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन आएगा उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, हम उसको नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। आपको क्लियर हो गया। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक और बात, जैसे आप सपोज करो कि हम पहले ए पे थे और हम बी पे चले गए, तो हम कितना डिस्प्लेस हो गए? किसी ने बोला कि हम डिस्प्लेस हो गए 100 किलोमीटर। लैंग्वेज सुनना बहुत ध्यान से। हम ए पे थे और बी पे हैं। मेरे फ्रेंड ने पूछा कि तुम कितना डिस्प्लेस हो गए, तो मैंने बोला मैं 100 किलोमीटर डिस्प्लेस हो गया। तो अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो मेरे से पूछ सकता है कि तुम 100 किलोमीटर डिस्प्लेस हुए किधर, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किधर। तो मैंने उसको बताना पड़ेगा कि मैं ईस्ट में हुआ कि वेस्ट में कि नॉर्थ में कि साउथ में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ वेक्टर क्वांटिटी को इंक्लूड करना पड़ता है, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लाइन कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। जैसे आप इमेजिन करो कि हमारे पास ये ओरिजिन है, एक पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है। जहां पे हम थे स्टार्टिंग में, हम ओरिजिन पे थे, तो हमने उसको बोल दिया t=0। सपोज करो हम यहां पे पहुंच गए t1 टाइम के बाद और हम यहां पे पहुंच गए t2 टाइम के बाद। कोई तुमसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 इक्वल टू, कोई ऐसे पूछता है कि t1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो तुम कैसे बोलोगे? तुम बोलोगे सर एक्चुअली तो पार्टिकल यहां से गया, यहां से यहां से यहां से यहां से पहुंचा, बट सच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पार्टिकल चला था ओरिजिन से, वो पहुंचा कहां पे था? पहुंचा वहां पे। तो सच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो ये चीज होगी। क्लियर हुआ? और तुम इसको एरो से समझाओगे। एरो से क्यों समझाओगे? क्योंकि तुम जब ओरिजिन पे खड़े होगे ना, आप इमेजिन करो कि आप यहां खड़े हो, ध्यान से सुनो बस, तुम यहां पे खड़े हो और कोई तुमसे पूछे कि t1 टाइम में तुम कितना दूर चले गए, तो अपनी फिंगर से कैसे बताओगे? तुम यहां पे खड़े हो, अपनी फिंगर को पॉइंट करके, पॉइंट किधर को करोगे? पॉइंट इधर करोगे, और तुम क्या बोलोगे कि मैं इधर को डिस्प्लेस हो गया था t1 टाइम में। और इसको हम मान लेते हैं कि ये है r1। क्या बोलते हैं हम? r1। और इसके ऊपर एक एरो लगाना पड़ेगा। मैं अभी आपको वेक्टर के चैप्टर में समझाऊंगा। एरो का रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अंडरस्टैंड करो, आप t0 पे थे, यहां पे आप स्टार्टिंग में थे यहां पे, और t1 टाइम के बाद पहुंच गए यहां पे, तो आप में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? आप में डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। तो तुम इस वाले पॉइंट पे खड़े होके अपनी फिंगर को उधर पॉइंट करके बताओगे। जैसे तुम कहीं बैठे हो, तुम्हारे रूम में टीवी लगा है, तो मैं कहूंगा टीवी कहां लगा है, तो तुम कैसे बताओगे? तो तुम अपनी फिंगर टीवी की तरफ करोगे कि टीवी की फिंगर अपनी तरफ करोगे? टीवी में तो फिंगर ही नहीं होती बेटा। समझ आ रहा है? मतलब इन शॉर्ट, तुम जिस चीज को इंडिकेट करने की ट्राई करोगे, अपनी फिंगर को उसकी तरफ करोगे। तो अगर तुम यहां पे खड़े हो तो तुम फिंगर कहां करोगे? यहां। फिंगर करोगे तो तुम्हें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना, बतानी पड़ेगी। सो व्हाट इज r1? r1 इज डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली t2 टाइम में पार्टिकल कहां पे डिस्प्लेस हो गया? t2 टाइम में पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो गया, ऐसे, और इसको हम क्या बोलेंगे? r2 वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t2। मैं यहां पे लिखता हूं, तो हम यहां लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t2 इज क्या होगा? r2 वेक्टर। वेक्टर क्यों लगाना पड़ रहा है मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट t1 और t2 के बीच में, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 टू t2, t1 से t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना है। ध्यान से देखो, t1 पे हम कहां पे थे? अच्छे से देखना, t1 पे हम थे बेटा यहां पे, और t2 टाइम बाद कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। तो t1 से t2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? t1 से t2 के बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ इतने के बराबर। आप ध्यान से देखो, इतने के बराबर। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 टू t2।
क्लियर हो गया। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 to t2 इज r12। r12 क्यों लिख दिया मैंने, 1 से 2 ना, हम 1 पे थे और 2 पे चला गया, मैंने ऐसे इसको सिंबल के हिसाब से समझा दिया, r12। सो दिस इज आर द रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसके ऊपर एरो लगाना पड़ा, वेक्टर नहीं होता तो हम एरो नहीं लगाते। जैसे सपोज करो कोई आपसे एग्जाम्पल पूछता है, हम पहले यहाँ पे थे, सेम पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इधर को डिस्प्लेस हुए, फिर हम इधर गए और फिर फाइनली हम यहाँ चले गए। क्लियर हुआ। हम मान लेते हैं कि ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, और हम ए पे थे और अब बी पे चले गए। और कोई आपसे पूछता है कि बताओ फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच का कोई हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो तुम क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये, यस नो, ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं ऐसे, और हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। क्लियर। और हम सॉल्यूशन निकालते हैं, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना होगा, ये 2 है, अच्छा ये भी 2 है तो ये कितना होगा, ये भी तो 2 मीटर आएगा। अच्छा ये 3 मीटर है तो ये कितना होगा, ये भी 3 मीटर होगा, तो हम यहाँ पे 3 मीटर लिखेंगे। सो व्हाट अबाउट दिस टोटल लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज हाउ मच, 4 मीटर। एंड व्हाट अबाउट दिस वर्टिकल लेंथ, वो होगी 3 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंदर कितना आएगा 25, और ये वैल्यू कितनी बच जाएगी 5 मीटर। आपको क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं। अगर कोई हमसे एक और एग्जांपल पूछे, ये हमारे पास सर्कल है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं जैसा पहले दिया था, ये सर्कल है, हम यहाँ पे थे ए पे और हम पहुँच गए बी पे, कभी हम पहुँच गए सी पे, कभी हम पहुँच गए डी पे। क्लियर है, रेडियस कितने के बराबर है, आर के बराबर। और किसी ने तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो क्या आंसर आएगा, ए से लेके बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, चेक करो आप। ए से हम चले थे और बी पे पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे शॉर्टेस्ट को, और वो पता कितना होगा, वो होगा इसके बराबर, यस नो, क्योंकि हम ए से चले और कहां पे पहुंच गए, बी पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। एरो क्यों बताया, क्योंकि जब तुम ए पे खड़े होके बताओगे ना कि हम बी पे पहुंच गए, तो एरो कैसे करोगे, एरो इस तरफ करोगे, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आएगा, ये चीज, और वो कितना आएगा, r√2। आई थिंक समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शायद आपको मैथ समझ आती हो, कितना आएगा, r√2। अच्छा कोई हमसे बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ फ्रॉम ए टू सी, ए से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, कितना होगा बेटा, ए से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट, तो शायद ये आएगा ना, एरो देखो ये आएगा, और ये कितने के इक्वल आएगा, ये 2r के इक्वल आएगा। अभी कोई आपसे तुमसे फिर पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी, तो क्या आएगा, ए से चले और हम डी पे पहुंचे। ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इस बात पे डिपेंड नहीं करता पार्टिकल कहां से किधर से कहां पे पहुंचा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल पहले कहां पे था और अब कहां पे। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वो ये आएगा, एरो देख पा रहे हो आप, तो फ्रॉम ए टू डी इक्वल टू कितना, ये भी r√2 आएगा। अगर कोई पूछे ए टू ए में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो ए से चला और वहीं पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा। तुम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, सो ये था बहुत ज्यादा बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में था। तो आज का लेक्चर यहां तक है। कल हम फिर पढ़ेंगे स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, डिफरेंट टाइप्स आएंगे, उसमें ग्राफ भी आएंगे, वो सारा हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।